और बुलेटिन की शुरुआत पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के साथ करेंगे। कल दोपहर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के बाद देर रात प्रधानमंत्री मोदी काशी में एक्शन में दिखाई दिए। सीएम योगी के साथ उन्होंने देर रात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुआयना किया तो विकास कार्यों का भी जायजा लेने रात के 1:15 बजे बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच गए। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे कल का दिन रहा। देर रात का वक्त था, लेकिन जाग रही थी काशी, जाग रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिन भर के लंबे कार्यक्रम के बाद भी चेहरे पर थकान के निशान नहीं। देर रात जब पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निरीक्षण करने निकले तो गोदौलिया पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। भीड़ में लोगों के बीच एक बच्चे पर पीएम मोदी की नजर पड़ी तो बच्चों के प्रति उनका प्यार जाग उठा। काफी देर तक वो बच्चों को दुलारते रहे और फिर आशीष देकर आगे बढ़ गए। रात की रोशनी काशी विश्वनाथ का वैभव देखते ही बन रहा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी इस अनुपम छठा को देर तक निहारते नजर आए। अपने सपने को साक्षात साकार देख रहे थे। यकीन करना मुश्किल था कि 33 महीने नामुमकिन सा दिखने वाला सपना साकार हो जाएगा। तस्वीरें देखिए, सामने दिव्य मंदिर और उसे निहारते प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी। पीएम मोदी ने कॉरिडोर के चप्पे चप्पे का मुआयना किया। गौर से देखते रहे परिसर की दिव्यता को, दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी को, स्थापत्य के नायाब उपहार को। चलते चलते पीएम मोदी मां अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंचे तो कुछ देर वहीं ठहर गए। ललिता घाट से गंगा जल लेकर इन्हीं गलियारों से होकर पीएम मोदी कल दोपहर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। तब दिन में लोगों की भीड़ और उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए वो पूरा गलियारा घूम नहीं पाए थे, इसीलिए रात का वक्त चुना गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को यादगार बनाने के लिए बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता और बीजेपी शासित सूबों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वाराणसी में हैं। देर रात गंगा घाट पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। स्मृति के लिए तस्वीरें भी खिंचवाईं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी और नड्डा के साथ सीएम योगी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मनोहर लाल, त्रिपुरा के बिप्लब देव, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आज इन मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी 4 घंटे विकास कार्यों पर मंथन करेंगे। सभी मुख्यमंत्री अपने राज्यों के विकास कार्यों पर प्रेजेंटेशन देंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के लिए मानो वक्त रुक सा गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करने के बाद पीएम मोदी अचानक बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी में वक्त देखिए, रात के 1:13। पीएम मोदी और सीएम योगी मिशन मोड में रेलवे स्टेशन पर हुए विकास कार्य का जायजा ले रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर दुकान चलाने वाले इन 2 वीआईपी आगंतुकों को देखकर हैरान थे। पीएम मोदी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर कल पहुंचे थे। कल सुबह 11 बजे से ही उनका व्यस्त कार्यक्रम था। बाबा काल भैरव की पूजा से शुरुआत हुई थी, फिर ललिता घाट में गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ की पूजा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, कॉरिडोर के निर्माण में लगे मजदूरों के साथ लंच और देर शाम गंगा आरती, लेजर शो। पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम भी व्यस्त रहने वाला है। आज तक ब्यूरो। तो प्रधानमंत्री के वाराणसी प्रवास का आज दूसरा दिन है। आज भी पीएम मोदी का व्यस्त कार्यक्रम है। आपको बता दें कि आज वो वाराणसी शहर और जिले के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। फिर बीजेपी शासित सूबों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। करीब 4 घंटे के सीएम सम्मेलन के बाद पीएम स्वरवेद मंदिर के योग वार्षिकोत्सव में शिरकत करेंगे। वार्षिकोत्सव को संबोधित करने के बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।
3 बजे का कार्यक्रम स्वरवेद मंदिर का, 1.5 घंटे यहां पर पीएम रहने वाले हैं, लगभग 3 बजे तक। उसके बाद मंदिर के नए भवन का लोकार्पण किया जाएगा। ये आज के उनकी शेड्यूल में शामिल है। योग वार्षिकोत्सव को संबोधित भी किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा, और आज सुबह 9:30 बजे भी उनका कार्यक्रम है। ये वो मुख्यमंत्री हैं जो सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं बीजेपी शासित राज्यों के, और साथ ही आज शाम को वापसी है दिल्ली की प्रधानमंत्री की। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, बेहद व्यस्त कार्यक्रम आज का भी प्रधानमंत्री का है, लेकिन हाईलाइट दरअसल वो सीएम सम्मेलन रहने वाला है। क्या मुख्य एजेंडा रहेगा इस सीएम सम्मेलन का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं सभी वाराणसी के नेताओं से मिल रहे हैं, प्रभारियों से मिल रहे हैं। भूपेंद्र यादव यहां पर हैं, और जो सीएम्स के साथ उनकी मीटिंग होनी है वो है गुड गवर्नेंस को लेकर। गुड गवर्नेंस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते रहे हैं। गरीब कल्याण योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उनको किस तरीके से ग्राउंड पे लेके जाना है, वो कैसे जल्द से जल्द लोगों को उससे बेनिफिट्स मिले और उसका फीडबैक, और साथ ही साथ सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए संगठन को कैसे साथ लेके चलना होगा, ये सारी चीजें जो है इस गुड गवर्नेंस को लेकर जो बैठक होती है उसमें रहती है। और लगभग 5 से 6 घंटे ये बैठक चलती है, जिसमें सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताते हैं, और ये बताते हैं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कहां तक वो जमीन पर लेके गए और कितने लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ संगठन और सरकार को लेकर कोऑर्डिनेशन कैसा चल रहा है, और कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर जोर हमेशा देते हैं कि देखिए, संगठन और सरकार को लेकर साथ चलना होगा, क्योंकि अगर आपको गुड गवर्नेंस दिखानी है तो उसमें संगठन की बहुत जरूरत होगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों को यह भी कहते हैं कि आप ग्राउंड जीरो पर जाके जायजा लीजिए कि किस तरीके से जो है लोग आपकी स्कीम्स का लाभान्वित हो रहे हैं और क्या फीडबैक है सरकार का। ये जब तक नहीं आएगा आपके शासन के अंदर मजबूती नहीं आएगी, और इसीलिए इस तरीके की बैठकें लगातार जो होती रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों की बैठकें तो लेते हैं, लेकिन पिछले कोविड काल के बाद ये पहली ऐसी बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के अंदर ये बैठक ले रहे हैं। उससे पहले पार्टी दफ्तर में ये बैठकें हुई है या दिल्ली के अंदर ये बैठकें होती रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद बीजेपी शासित सूबों के मुख्यमंत्रियों का विश्वनाथ धाम में सपरिवार आने का दौर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने आज सुबह बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके उत्तराखंड की उन्नति की दुआएं मांगी। तस्वीरें उस वक्त की जब ये दोनों यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर हमारे सभी धार्मिक स्थलों की और इन सब का उत्थान हुआ है। जगह जगह पर जो काम सैकड़ों वर्षों में कभी किसी ने सोचे नहीं थे, वो मोदी जी के नेतृत्व में सब साकार हो रहे हैं। सारे आज भव्य हमारा जो है काशी बन गया है, भव्य काशी, दिव्य काशी। यहाँ का कॉरिडोर आज दुनिया का एक प्रमुख स्थल बन गया है। अयोध्या धाम बनने जा रहा है। हमारा केदारपुरी में भी जो है भव्य दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ भी शिलान्यास हो गया है। बद्रीनाथ जी में भी हो रहा है, जगन्नाथपुरी में। पूरे देश के अंदर आज धर्म के प्रति और धार्मिक जो उत्थान है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। मैं समझती हूँ कि बाबा विश्वनाथ जी का ही आशीर्वाद है। आज उनके बुलावे के बिना कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता। जो है भगवान का बुलावा था, और मेरी दिली इच्छा थी कि मैं भी जो है बाबा विश्वनाथ जी के जो है दर्शन करूँ, और आज जो है ये इच्छा मेरी पूर्ण हुई है और बहुत खुशी हुई। और बाबा जगन्नाथ, हमारे बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद पूरे उत्तराखंड के ऊपर बना रहे, और जो है संपूर्ण उत्तराखंड की ओर से मैंने जो है पूरे उत्तराखंड की सुख समृद्धि की कामना की है। तो काशी को मिला है नायाब तोहफा। कल पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। शाम को वो गंगा आरती में शामिल हुए और भव्य लेजर शो का आनंद लिया। रात की रोशनी में वाराणसी की छटा अलग ही नजर आ रही थी।
शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। दिव्य काशी, भव्य काशी। जगमगाते असंख्य दीपकों की अलौकिक रोशनी। गंगा घाट पर आरती का विहंगम दृश्य। वैदिक मंत्रों के उद्घोष और शंख ध्वनि से दशों दिशाएं गूंजती हुई। यही है काशी का कायाकल्प। पीएम मोदी वाराणसी के सांसद हैं, कई बार यहां आ चुके हैं और गंगा आरती में शिरकत भी कर चुके हैं। लेकिन कल शाम की आरती खास थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद की पहली गंगा आरती, इसलिए इसकी दिव्यता कुछ और थी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम आत्मतत्व प्रबोधा। पूरी पृथ्वी से गंगा आरती की दिव्यता में चार चांद लगा रहे थे मनमोहक लेजर शो। सनातन धर्म के संस्कारों की ऐसी झांकी कि मन मोह ले। काशी से देशवासियों ने भारतीय परंपरा और सभ्यता का अद्भुत स्वरूप देखा। रात जब जमा हुई तो 80 घाट पर हजारों दीप की पंक्तियों और रंगारंग आतिशबाजी ने सबका मन मोह लिया। यह आतिशबाजी काफी देर से चल रही है और लोग खुशियां मना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। जो वाराणसी के निवासी हैं उनका कहना है कि कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में और खास तौर से वाराणसी में किया है, ऐसा काम आज तक देखने को नहीं मिला। ये बनारस का एक और रस है, अद्भुत, अलौकिक, दिव्य और भव्य। श्वेता सिंह और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। और इस बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के एक बयान से बीजेपी भड़क गई है। सुनिए अखिलेश ने क्या कुछ कहा और इस पर बीजेपी ने किस तरीके से पलटवार किया है। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।
1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीने वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी पे करी है, वो दिखाता है कि काशी की कायाकल्प और भारतीय संस्कृति, जो बढ़ती हुई संस्कृति है, उसका गौरव उनको पच नहीं रहा है। और साफ दिखता है कि अखिलेश जी जो है वो भारतीय संस्कृति से नहीं प्रेरित हैं, वो जिन्ना संस्कृति से जरूर प्रेरित हैं, और इसीलिए इस प्रकार की वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर का रुख करेंगे। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर आज मोगा में अकाली दल और बीएसपी गठबंधन बड़ी रैली करने वाला है। रैली से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उन्हें उम्मीद है कि अगले चुनाव में पंजाब में अकाली दल और बीएसपी की ही सरकार बनेगी। पिछले 100 वर्षों में पंजाब में कई बार राजनीतिक व सामाजिक उथल पुथल हुई है। यहाँ कई सरकारों को बर्खास्त किया गया है तथा इमरजेंसी भी लगाई गई है, लेकिन इस दौरान भी अधिकांश यहाँ अकाली दल ही पंजाब की आवाज़ बनकर खड़ा रहा है, जिसके लिए मैं श्री प्रकाश सिंह बादल जी व श्री सुखबीर सिंह बादल एवं अकाली दल के सभी लोगों को भी इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई भी देती हूँ। और आज इस मौके पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पंजाब का सदैव मेरे हृदय में विशेष स्थान रहा है। दशकों से बहुजन समाज पार्टी व पंजाब के लोगों के मजबूत रिश्ते रहे हैं। और अब बात जम्मू कश्मीर में कल हुए आतंकी हमले की करेंगे। यह हमला श्रीनगर के जेवन इलाके के खोनमो रोड के पंथा चौक पर हुआ। हमले में 3 पुलिस वाले शहीद हो गए जबकि 12 घायल हुए। ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले पस्त होने का सबसे ताजा सबूत है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ये वही बस है जिस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। आतंकवादियों ने बस को रोकने के लिए टायर को निशाना बनाया और जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करके इस बस को किस तरह से छलनी कर दिया। इस बस पर आप आतंकवादियों की गोलियों के निशान भी देख सकते हैं। ये हमला श्रीनगर के जेवन इलाके के खोनमोह रोड के पंथा चौक पर हुआ। इस हमले को साल 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे बड़ी आतंकवादी वारदात माना जा रहा है। बताया जाता है कि शाम 5:50 पर जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बस अपने आर्मर्ड हेडक्वार्टर वापस जा रही थी। तभी पहले से घात लगाकर बैठे मोटरसाइकिल पर सवार आतंकवादियों ने इसे घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से 40 राउंड फायर हुए। ये उसी जगह की तस्वीर है जहां पर आतंकवादी हमला हुआ। यहाँ पर चारों तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का खून फैला हुआ है। बस के अंदर का भी हाल अलग नहीं है। यहाँ आतंकवादियों की गोलियों से टूटे कांच बिखरे हुए हैं, वहीं चारों तरफ खून फैला हुआ है। एक जवान का जूता भी यहाँ पर गिरा हुआ देखा जा सकता है। श्रीनगर के जिस जेवन इलाके में हमला हुआ वो काफी सुरक्षित माना जाता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस का आर्मर्ड हेडक्वार्टर होने के अलावा बीएसएफ का एक कैंप है जहाँ पर बीएसएफ के आईजी रहते हैं। सीआरपीएफ का बटालियन हेडक्वार्टर भी इसी इलाके में है। वहीं थोड़ी दूर पर सेना का 15वीं कोर मुख्यालय है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की जिस बस पर हमला हुआ है वो बुलेट प्रूफ नहीं थी। अधिकतर पुलिस कर्मियों के पास शील्ड और लाठियां थी। बहुत कम पुलिस वालों के पास हथियार थे। शायद यही वजह है कि आतंकवादी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे। जानकारों का मानना है कि आतंकवादियों पर भारी दबाव है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार उन पर हमला करने का दबाव बनाया जा रहा है ताकि धारा 370 के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। इस बात को गलत साबित किया जा सके कि 370 और 35 से हटने के बाद घाटी में शांति लौटने लगी है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद 366 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। वहीं इसी दौरान 96 आम नागरिक और 81 जवान शहीद हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना क्यों बनाया? इस सवाल का जवाब हमें जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने दिया। लेकिन इस हमले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जब भी कश्मीर में कोई पुलिस टुकड़ी की मूवमेंट होती है तो एरिया डोमिनेशन कर सुरक्षा दी जाती है। जहां पर हमला हुआ वहां पर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी
और जेकेपी के कैंप हैं, इसीलिए यहाँ पर आमतौर पर भारी पुलिस बल तैनात रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद आतंकवादी इस वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, देखिए, ये जो हमला हुआ है इसमें कई सवाल उठ रहे हैं। इसमें सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस वालों के पास उपयुक्त मात्रा में हथियार नहीं थे। पूर्व डीजी इस पर क्या कह रहे हैं? क्यों इस तरीके का हमला और इस तरीके के इनपुट्स आतंकवादियों के पास पहुंचे और पूरी प्लान तरीके से इस हमले को अंजाम दिया? दरअसल अगर देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के दो भाग हैं। एक भाग वो होता है जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल है, जिसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कहते हैं। लेकिन दूसरा जो रूटीन पुलिसिंग के लिए बल है, जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, जो ट्रैफिक को देखते हैं, जो भीड़ भाड़ को संभालते हैं, वो टुकड़ी ये जम्मू कश्मीर पुलिस की थी, जो दिन की रोज़मर्रा ड्यूटी जो नौके नाकों पर और चौराहों पर होती है, उसके बाद वो वापस लौट रहे थे। जहाँ तक बुलेट प्रूफ गाड़ी की बात है, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं जो ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन रूटीन के तौर पर जो वाहन हैं जिनमें पुलिस कर्मियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह दिया जाता है, वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं हैं। और यहाँ पर भी जिस अंदाज से ये सुरक्षित इलाका था, जहाँ पर बहुत ही कम शक जताया जाता है, क्योंकि हर तरफ सुरक्षा एजेंसियों के बड़े बड़े मुख्यालय हैं, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का अपना मुख्यालय हो या फिर सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ के कई सारे जो हैं बटालियन हेडक्वार्टर आसपास हो, तो उस बीच कम ही शक जताया जाता था कि यहाँ पर जो है आतंकी हमला हो सकता है। तो जाहिर है कि उस लूप होल का फायदा उठाते हुए ये माना जा रहा है कि रैकी करके इस पुलिस बस को शाम के उस वक्त टारगेट किया गया जब पुलिसकर्मी शहर के अलग अलग हिस्सों से इस बस में बैठकर वापस अपनी मुख्यालय को लौट रहे थे। इसके बाद एक बड़ी जांच जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से शुरू तो कर दी गई है, साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं आज सुबह से ही श्रीनगर के कई इलाकों में काफ़ी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है एक तरह से, क्योंकि शक जताया जा रहा है कि इस तरह की आतंकी वारदात कश्मीर में और भी हो सकती है। यही कारण है कि जगह जगह पर तलाशियां ली जा रही हैं वाहनों की, लोगों की, और साथ ही साथ जो है सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद पूरे श्रीनगर शहर के साथ साथ कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी कर दी गई है। क्योंकि अगर पिछले 4 दिन के दौरान देखें, दूसरा ये आतंकी हमला जम्मू कश्मीर पुलिस पर है। इससे पहले शुक्रवार को बांडीपोरा में पुलिस पार्टी पर जो है अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जो हैं मारे गए। उसके बाद कल शाम को जो हमने ये देखा कि जेवन के पास जो ये हमला हुआ है उसमें अब 3 पुलिसकर्मियों की जान गई है, जबकि 11 घायल है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात मुंबई की करेंगे, जहां पर कोरोना का खौफ लौट आया है। मुंबई में कोविड के एक हाई प्रोफाइल मामले ने सबको चिंता में डाल दिया है। दरअसल अभिनेत्री करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोविड पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद अब बीएमसी ने उन लोगों की ट्रेसिंग तेज कर दी है जो करीना कपूर और अमृता की पार्टी में शामिल हुए थे और उनके कॉन्टैक्ट में आए थे। लंबे कोरोना काल के बाद बड़ी मुश्किल से माया नगरी में रौनक लौटी थी। पार्टियों का दौर शुरू हुआ था, लेकिन एक बार फिर बॉलीवुड पार्टियों पर खौफ का साया पसर गया है। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर कोविड पॉजिटिव, अमृता अरोड़ा कोविड पॉजिटिव। जी हां, पिछले हफ्ते बॉलीवुड की कुछ पार्टियों में शामिल रही करीना और अमृता कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं और उनके कोविड संक्रमण ने बीएमसी की नींदें उड़ा दी हैं। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक ये दोनों अभिनेत्रियां कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए कई पार्टियों में शामिल हुईं, जिसकी वजह से इनके सुपर स्प्रेडर होने की आशंका है। हालांकि करीना के प्रवक्ता ने इन आरोपों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि करीना ने लापरवाही बरती, ये कहकर उन्हें दोष देना ठीक नहीं। वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं जिन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की भी चिंता है। बताया जाता है कि पिछले हफ्ते करीना और अमृता ने फिल्म कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरे होने पर करण जौहर के घर हुई पार्टी में पहुंची थी। इस पार्टी में सलमान खान के छोटे भाई सुहेल खान की पत्नी सीमा खान मौजूद थी। उन्हें हल्के लक्षण थे। टेस्ट हुआ तो 11 दिसंबर को सीमा खान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद करीना और अमृता ने अपना टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आ गई। पार्टी में मौजूद संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर भी पॉजिटिव आई हैं। अब बीएमसी उन तमाम पार्टियों में शामिल लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है
जिसमें करीना और अमृता शामिल हुई थीं। करीना और अमृता के संपर्क में आए कई लोगों का RT-PCR टेस्ट कराया जा चुका है। इनकी रिपोर्ट आज आएगी। चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। सोमवार को भी 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मामले 20 हो गए हैं, जबकि पूरे देश में ओमिक्रॉन के 40 केसेस हैं। मुंबई में 5, पिंपरी चिंचवाड़ में 10, कल्याण डोंबिवली में 1, पुणे MC में 2, नागपुर में 1, इनमें से 9 को नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। सौरभ वक्तानिया, पंकज उपाध्याय के साथ अनीता ब्रेटो, मुंबई आज तक। बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया है हेडलाइंस का।